अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम आपको पढ़ाए जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है, चूँकि ये टॉपिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ऑलरेडी आ चुका था, उसका जिक्र मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑलरेडी डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, ये आज इसकी बारी है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है कि जब आप दो सॉल्वेंट में, ये आपका सॉल्वेंट नंबर 1 है, ये आपका सॉल्वेंट नंबर 2 है, जब आप दो सॉल्वेंट के दरमियान कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्यूट यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, ये हमारे पास सॉल्यूट है, ये हमारे पास रेड क्या सॉल्यूट है, सॉल्यूट, वो दोनों क्या है सॉल्वेंट है। मुझे यकीन है कि आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट का पता होगा, ठीक है। तो ये दो सॉल्वेंट है और ये एक सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट जो है हम इसको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। मज़े की बात क्या है, जब ये सॉल्वेंट इस सॉल्वेंट के साथ सोल्यूबल नहीं हो, मिक्सेबल नहीं हो, तो जब ये सॉल्यूट आप इसके अंदर ऐड करोगे ना, तो कमाल आपको यहाँ पर नज़र आएगा। एक अजीब सी बात आपको मैं आप सुनाई जा रहा हूँ कि सॉल्यूट सारा का सारा एक उसमें शिफ्ट नहीं होएगा, ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि इस सॉल्यूट का कुछ हिस्सा जो है वो इस सॉल्वेंट में आ जाएगा और कुछ हिस्सा जो है वो इस सॉल्वेंट में आ जाएगा। एक ख़ास मिकदार, एक ख़ास कंसंट्रेशन इधर आएगा, एक ख़ास कंसंट्रेशन उधर आ जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो एक सॉल्वेंट है, ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास वाटर है। वाटर को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्वस, AQUES, एक्वस लेयर है। और दूसरा जो लेयर है वो हमारे पास कौन सा लेयर है, वो ऑर्गेनिक लेयर है, ठीक है। दिस इज ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक लेयर, कोई ऑर्गेनिक लेयर ईथर है, जो भी है। जब ये सॉल्यूट अपने आप को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का अगर रेशो लिया जाए, रेशो मतलब डिवाइड बाय, जो कंसंट्रेशन यहाँ पर आ जाए उसको हम यहाँ पर बोल देते हैं, एक लाइन अगर ड्रा कर लेता हूँ मैं, लाइन, एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ऑर्गेनिक में जो कंसंट्रेशन आ जाएगा उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, कंसंट्रेशन इन द ऑर्गेनिक फेज, जितना भी अमाउंट इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इस तरह ब्रैकेट लिख देते हैं, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन द एक्वस फेज, AQ एक्वस फेज। जितनी अमाउंट ऑर्गेनिक फेज में सॉल्यूट का जाएगा और जितना अमाउंट एक्वस फेज में जाएगा, उसका जो रेशो होगा, रेशो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं मज़ीद बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। मिसाल के तौर पर, आपने शुरू में सॉल्यूट लिए हुए 6 मॉलिक्यूल्स आपने ले लिए हुए, आपने देखा कि 6 में से 4 जो है, चार मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 वो इस फेज में आएंगे और 2 जो है वो इस फेज में आएंगे। ये इसकी कमाल है इस सॉल्यूट का, ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट इसी अंदाज से करेगा। जब आप 6 मॉलिक्यूल ऐड करोगे ना, तो 6 में से 4 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा। तो अब कंसंट्रेशन इन द ऑर्गेनिक फेज कितना है, हम लोग फिर से लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। कितना है लिख लो यहाँ पर, 4 डिवाइडेड बाय एक्वस फेज में कितना है, 2 है। आंसर कितना आएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2/1, ये जस्ट 2 इसका आंसर आएगा। तो ये क्या है, ये रेशो है। आके फाइन, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, सॉल्यूट को मैं ज़्यादा कर देता हूँ। पहले मैंने 6 डाला था ना, अब मैं 6 और डाल देता हूँ, इसको मैं 12 कर देता हूँ, 12 ज़्यादा कर देता हूँ। फिर क्या होगा, जब आप सॉल्यूट को ज़्यादा करोगे तो होगा क्या, इसमें से 8 4 5 6 7 8 इस तरफ आएंगे, 4 उस तरफ जाएंगे। जब मतलब आप ज़्यादा कर रहे हैं, 8 ऑर्गेनिक में आएंगे, 4 इस तरफ आएंगे। तो इस वक्त अगर आप फिर से वो रेशो देखोगे
तो क्या करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 4, आंसर फिर कितना आएगा 2:1। अगर आप कहते हैं कि मैं इसको मज़ीद मैं सॉलिड को आप और ज़्यादा कर दो, चलो आप सॉलिड को 12 से आप 18 कर दो, 18 पे कर दो, ठीक है, सॉलिड और ज़्यादा कर दें। जब आप सॉलिड को मज़ीद भी ज़्यादा करोगे तो क्या होगा कि उस सॉलिड में से कुछ सॉल्यूट इधर आ जाएगा ऑर्गेनिक फेज़ में। ऑर्गेनिक फेज़ में वो कितना आएगा 12, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 इधर आ जाएंगे और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 6। मतलब ये उस सॉल्यूट की पहचान है, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ही कुछ इस तरह से होगी। आप जितना ऐड करोगे कि एक ख़ास अमाउंट जो है वो एक फेज़ में जाएगा, एक ख़ास अमाउंट दूसरे फेज़ में जाएगी। मज़े की बात तो ये है कि उन दोनों अमाउंट को जब आप एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करेंगे आंसर सेम आएगा। अब आप देखिए ना, यहाँ पर इस वक्त हमारे पास कितना आंसर होगा 12 एक तरफ आ जाएगा, 12 18 है टोटल मॉलिक्यूल्स, तो 12 जो है वो एक साइड पे चले जाएंगे और 6 दूसरे साइड पे चले जाएंगे। तो इसका आंसर भी कितना आएगा 2/1 आएगा। अब ये जो आपका रेशो है 2/1 या जस्ट 2, ये कांस्टेंट हो रहा है। आप सॉल्यूट को ज़्यादा तो कर रहे हैं, बेशक ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो जो रेशो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट रेशो को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और इसको जो आंसर आएगा इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। सो 2/1 यानी इस सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, अगर मैं इसको लिख दूँ कांस्टेंट को के से लिखते हैं, अगर मैं KD लिख दूँ ना, KD डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट जो है ना इस सॉल्यूट के लिए ज़िंदगी भर हमेशा के लिए, आज अगले साल फिर इसका KD हमेशा 2 रहेगा। ये इस सॉल्यूट की हमेशा के लिए एक पहचान बन जाती है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट जो है वो 2 है। फिर अगर आप दूसरा सॉल्यूट लोगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कुछ और होगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन द एक्वस फेज इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन बोथ फेज विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्यूट एडेड। आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, इधर तो सॉल्यूट चेंज होता जाएगा, इधर भी ज़्यादा हो रहा होगा, उधर भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा सॉल्यूट आप ऐड तो कर रहे हैं, ज़्यादा तो हो रहा है, लेकिन इसका जो रेशो आप निकालोगे रेशो हमेशा सेम आएगा। तो इस हालात को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और इसका जो आंसर आएगा उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आयोडीन का दिया हुआ है। आयोडीन जो है वो हमारे पास I2 की शक्ल में है, जिसका जस्ट आयोडीन मॉलिक्यूल है, और ये है I3 है, आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन जो है ये पानी के अंदर सॉल्युबल है, एक्वस AQ एक्वस फेज के अंदर। जब आप देखेंगे इसको ऑर्गेनिक फेज में डाल देते हैं ना, ये वाला आयोडीन I3 आयोडाइड आयन, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को रिवर्स कर देगा, तोड़ देगा किस चीज़ में, आयोडीन में और I- में। देखो ये I- है और I2 है, ये एक I3 जो है अपने आप को तोड़ रहा है I2 और I में, आयोडीन मॉलिक्यूल में और एक आयोडाइड आयन में। ये तो जस्ट एक सिंगल माइनस चार्ज है, उस पर -3 का चार्ज है, और ट्राई आयोडाइड आयन है, और ये जस्ट आयोडाइड आयन है। तो इन दोनों को अगर आप जमा करोगे तो वही I3 बन जाता है, लेकिन ये रिवर्सिबल है। I3 जो है अपने आप को तोड़ देगा इसमें I2 में और I- में। अब इस केस में अगर हम गौर से इस पर थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर कौन सा फेज़ है, ऑर्गेनिक फेज़ है, ऑर्गेनिक फेज़। ये कौन सा फेज़ है, एक्वस फेज़। फिर से 2 फेज़ आ गए, एक्वस फेज़ और ऑर्गेनिक फेज़। ये जो I2 है ये सॉल्युबल है किस चीज़ में, ऑर्गेनिक फेज़ में सॉल्युबल है। ये जो I3 है ये सॉल्युबल है किस चीज़ में, एक्वस फेज़ में सॉल्युबल है। अब जब आप शेक करोगे ऑर्गेनिक फेज़ को और एक्वस फेज़ को, जब आप शेक करोगे तो क्या होगा कि यहाँ से कुछ सॉल्यूट जो है I3 जो है वो एक्वस फेज़ के अंदर रह जाएंगे,
और कुछ सॉल्यूट जो है आयोडीन की शक्ल में वो ऑर्गेनिक फेज में आ जाएंगे। अब इसका जो रेशो होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, I2 लिखेंगे, I2। कंसंट्रेशन ऑफ I2 किस चीज़ में? इन द ऑर्गेनिक फेज। मज़े की बात मैं और आपको बताऊं कि ये जो I3 है इसका कलर ब्राउन है, ब्राउन कलर है। जब आप इसको अकेला देखोगे अपने पानी की सोल्यूशन के अंदर, ब्राउन कलर है इसका, ठीक है। जब आप इसके अंदर मिक्स करोगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिक्स करोगे, तो इस एक्वस फेज से कुछ ट्राई आयोडाइड कन्वर्ट हो जाएंगे I2 में, तो इसका लेवल तो कम हो जाएगा ना, इसका लेवल कम, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो ब्राउन कलर है ना ये फेड हो जाएगा। इसका ब्राउन कलर थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्राउन कलर बिल्कुल फेड हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि I3 पानी से शिफ्ट हो रहा है, अपने आप को I2 में कन्वर्ट कर रहा है। I2 जो कि आयोडीन का मॉलिक्यूल है, आयोडाइड आयन नहीं है, ये ऑर्गेनिक फेज में आपको पर्पल कलर देगा। कौन सा कलर देगा? पर्पल कलर देगा। तो चूंकि वो कम हो रहा है इसीलिए उसका ब्राउन कलर फेड होगा और आपको कौन सा कलर नजर आएगा? पर्पल, वो इसकी वजह से। सो बहरहाल आप डिवाइड करेंगे I2 डिवाइडेड बाय I3, ये किस में है? एक्वस फेज में है। तो जो आपके पास इस पर जो आंसर आएगा, आपने जितना I2 आपको मिले डिवाइड करो, उसको I3 पर डिवाइड करो, इसका जो आंसर आ जाएगा ये होगा कि दैट इज विल बी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपने ये भी देख लिया कि किस तरह उसका कलर चेंज हो जाता है। इसका कलर है ब्राउन, BROW ब्राउन, और इसका कलर है पर्पल। तो जब आपके पास सारा का सारा I3 कन्वर्ट होगा कि I2 में आ जाएगा, सारा कलर ही गायब हो जाएगा, कलर सारा का सारा ब्राउन से पर्पल हो जाएगा। तो ये फेडरल बोर्ड की बुक में मैंने ये देखा था कि बड़ा कंसेप्चुअल सवाल पूछा जाता है कि भाई वो कलर I3 पानी में पड़ा हुआ है, उसका कलर ब्राउन है, फिर उसको मिक्स किया गया ऑर्गेनिक में तो सारा का सारा कलर पर्पल हो गया। क्यों हो गया? इसके पीछे क्या रीज़न है? वो सारा का सारा ये ड्रामा है जो मैंने बताया था। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट भी बता दिया और आयोडीन का एक एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि सॉल्वेंट सेक्शन यहाँ से ख़त्म हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको क्रोमेटोग्राफी की तरफ ले जाऊंगा। इंशाल्लाह क्रोमेटोग्राफी का लैब में बाकायदा प्रैक्टिकल कराऊंगा और बोर्ड भी समझा दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।